नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपको रीड चाहे वो लेवल फर्स्ट हो या फिर सेकंड, दोनों की तैयारी जोरों शोरों पर करवाई जा रही है। डेली वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज क्या लेकर आए हैं? आज बाल विकास में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि आपका रीट एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। यदि हम बात करें 2011 से 22 तक की, तो हर पेपर में, चाहे आप 11 से 22 तक के पेपर उठा के देख लीजिएगा, 1 से 2 प्रश्न आपके आरटी एक्ट 2009 से पूछे गए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को लाया हूं और हर एक छोटी से छोटी डिटेल, यानी कि जो 7 अध्याय दिए गए हैं, 38 धाराएं दी गई है, एक अनुसूची दी गई है और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में संग्रह करके आपको दे दिए गए हैं। 40 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने में छोटे लग रहे होंगे, लेकिन इन 40 प्रश्नों को मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आरटीई आपका जो एक्ट 2009 है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 2011 से 22 तक के सारे प्रश्न इंक्लूड किए हैं। साथ में मेरे हिसाब से खुद के द्वारा बनाए गए प्रश्नों को भी यहाँ पर रखा है। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अंत में जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थोड़ा बहुत भी यदि आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो आगे हम और बना सकें। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर जो आरटी एक्ट कि जहां से शुरुआत हुई थी वहीं से लेकर मैं आपको चलूंगा और जहां तक अंत हुआ था, यानी कि आपकी जो 38 धाराएं जहां पर खत्म हो जाएगी, वहां तक इस वीडियो को लेकर चलूंगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को रखा है ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भैया कब जो अनिवार्य शिक्षा है आपकी, या फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, इसकी मांग कब हुई थी? सर्वप्रथम कब से इसकी शुरुआत हुई थी? यहां से हम लेके चलेंगे। आंसर क्या होगा आपका? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। किसने की थी भैया सर्वप्रथम मांग? तो ये की थी आपकी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। भैया इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जनक भी कहा जाता है भारत में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और कुछ डिटेल में आपको दूंगा, एक एक करके सुनिएगा। सारी डिटेल इसी प्रकार से लिखी हुई है, जहां पर आपको समझ में ना आए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। कब की गई थी यदि सन पूछे तो आपको पता होना चाहिए भैया, 18 मार्च 1910 को की गई थी। देखिए 18 मार्च यानी कि 1910, 100 साल बाद इस नियम को लागू किया गया था, लेकिन ये जो पहल की गई थी ये की गई थी 1910 में। ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। आगे हम बढ़ेंगे। वर्धा योजना जब इसकी मांग उठी, उसके बाद में और भी जैसे कि महात्मा गांधी और भी लोग आए इस पर बल देने के लिए। तो कौन कौन आए, किसके द्वारा दिया गया भैया? उसके बाद आए आपके वर्धा योजना। अब वर्धा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, चाचा नेहरू या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले तो हो नहीं सकते, क्योंकि इसका आंसर भी हम आपको बता चुके हैं। शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा वर्धा योजना चलाई गई। भैया अब इसमें क्या बताया गया था इनके द्वारा? तो यहाँ वर्धा योजना की शुरुआत कब हुई थी भैया, इसके बारे में आपसे पूछे तो पता होना चाहिए। 22-23 अक्टूबर 1937। यहाँ पर देखिए सन बहुत जरूरी है आपको याद करना, क्योंकि सन भी आपसे पूछा जा सकता है। 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में, कहां पर? वर्धा में। इसी के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया था। वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे क्या नाम दिया गया? वर्धा योजना दिया गया। कब? 22-23 अक्टूबर 1937 को। साथ में यदि वर्धा योजना के बारे में पूछे कि भैया इसका दूसरा नाम क्या है, या फिर आपसे वर्धा योजना ना पूछते हुए तामिल, बुनियादी तामिल या फिर बेसिक शिक्षा के बारे में पूछ ले, तो भी आपको घबराना नहीं है। यही इसका दूसरा नाम है वर्धा योजना का, याद रखिएगा। साथ में से नई तामिल, बुनियादी तामिल तथा बेसिक शिक्षा के नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि अभी हम आरटी 2009 पढ़ रहे हैं, इसमें 6 से 14 वर्ष का उल्लेख किया गया, लेकिन जो वर्धा योजना है इसमें बच्चे को 7 वर्ष तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने पर बल दिया गया था। कितने तक? 7 वर्ष तक, याद रखिएगा, ये भी इंपोर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरटी एक्ट 2009 का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे, कम से कम मैं बता रहा हूं 50 से 60% बच्चे इस प्रश्न को गलत करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सभी ने क्या पढ़ा भैया, या तो पहले अपन इसके विकल्प देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बोलेंगे इसको, आरटी एक्ट
2009 का पूरा नाम पूछा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य वयस्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, या फिर निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का आंसर गलत देंगे, मुझे पता है, लेकिन यहां पर मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि आरटीई एक्ट 2009 का पूरा नाम है, हिंदी में इंग्लिश में भी बताऊंगा, पहले हिंदी में जान लेते हैं। इसका नाम है भैया निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये है इसका पूरा नाम, याद रखिएगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 9 इसको बोला जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जो कि बी वाला आपका करेक्ट होगा। इसको इंग्लिश में भी हम जानेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 इसका पूरा नाम है इंग्लिश का, याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी में पूछ ले या फिर इंग्लिश में पूछ ले, या फिर विकल्प में दोनों नाम दे दे, आपको पता होना चाहिए। चलिए, कोठारी आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया भैया कौन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भैया यहाँ पर सब में कोठारी है, लेकिन कौन सा कोठारी सही है? डॉक्टर डी.एस. कोठारी है, डॉक्टर डी.पी. कोठारी, डॉक्टर एस.पी. कोठारी, या फिर डॉक्टर टी.एच. कोठारी है। इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है, क्योंकि आपको इनका पूरा नाम पता होना चाहिए। पूरा नाम यदि पता होगा तो आप आंसर लगा सकते हैं। पूरा नाम क्या है भैया कोठारी जी का? तो दौलत सिंह कोठारी है। क्या है? दौलत सिंह कोठारी। अब यदि आपको ये नाम पता है तो आप लगा सकते हैं भैया डॉक्टर डी.एस. कोठारी। डी.एस. कोठारी कहां पर है? आपके पहले वाले विकल्प में, डी से दौलत, एस से सिंह और कोठारी से कोठारी, है ना? तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। इनके बारे में हम जान लेते हैं कि भैया कोठारी शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे थे, वो थे आपके डॉक्टर डी.एस. कोठारी, यानी कि दौलत सिंह कोठारी, है ना? इस आयोग की स्थापना कब की थी, शुरुआत कब की गई थी? तो 64-66 में इसकी स्थापना की गई थी, इसमें काम किया गया था। तो इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। यदि पूछ ले कि कोठारी शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है, इसे क्या कहा जाता है, तो भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी थे। और इसमें किसकी बात कही गई है? तो भैया इसमें इस आयोग ने 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया है, जो कि आरटी एक्ट 2009 बताता है। वही बल इनके द्वारा भी दिया गया है, कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा, है ना? चलिए, पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने भैया, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? यहाँ पर जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूछा गया भैया, इसे कब लागू किया गया था? वैसे तो द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा भी आई, लेकिन पहले हम प्रथम जानेंगे, उसके बाद द्वितीय के बारे में जानेंगे। 1968, 1986, 1990 या फिर 1995 कब आई भैया? जल्दी से बताइए आंसर, और ये आंसर आपको बताना है तारीख के साथ में, है ना, कमेंट्स के माध्यम से। देखिए, इसी प्रकार से ही आपको आंसर देना है, क्योंकि यदि आपको नहीं भी पता है तो आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भैया ये आंसर होगा कि नहीं होगा, मेरे द्वारा कौन सा आंसर दिया जा सकता है ना? तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। वैसे इसका आंसर सभी को पता होगा। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1968 में, 24 जुलाई 1968। कब? 24 जुलाई 1968 में। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं, है ना? यहाँ पर प्रथम और द्वितीय दोनों के बारे में बताऊंगा। यदि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूछे तो 24 जुलाई 1968 आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर किस पर बल दिया गया भैया? तो यहाँ पर जो आपका आरटी एक्ट 2009 के तहत बल दिया गया है, या फिर योजना जो चलाई गई है, वही यहाँ पर भी है भैया। 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने पर यहाँ पर बल दिया गया है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि 1968 में लाई गई थी। और यहाँ पर बात करें भैया, जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति थे तब डॉक्टर जाकिर हुसैन, और प्रधानमंत्री थे आपके इंदिरा गांधी। याद रखिए, यदि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात करें तो ये देखिए, यहां पर उल्टा कर दीजिए कि 1968 है तो 68 को क्या कर देंगे हम? उल्टा कर देंगे 1986। तो ये आपकी हो गई दूसरी नीति, यानी कि द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया था 1986 को। इसमें किस पर बल दिया गया है? तो इसमें भी 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने पर बल दिया है। तब कौन थे भैया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री? तो आप देख सकते हैं, तब राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। याद रखिएगा कौन राष्ट्रपति थे और कौन प्रधानमंत्री थे, पूछा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे छठे प्रश्न की, शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा को राज्य सूची से, पहले राज्य सूची में रखा गया था शिक्षा को, लेकिन
एक संविधान था जिसको संशोधन किया गया और राज्य सूची से हटाकर किसमें कर दिया गया, समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो ये संशोधन किसमें किया गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 86वें संशोधन अधिनियम 2002, 74वां संशोधन अधिनियम 1992 या फिर 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। क्या होगा करेक्ट आंसर? आप 86वां संशोधन अधिनियम 2002 पहले ही बता दूं ये गलत होगा, बहुत सारे बच्चे भी पर टिक कर रहे होंगे, क्या होगा ये गलत होगा। यहाँ पर क्या बताया गया भैया, राज्य सूची को हटाकर संवर्ती सूची में जो संविधान संशोधन किया गया है, जोड़ा गया है, वो होगा आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें संशोधन किया गया था और इसमें जो शिक्षा पहले थी वो राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, उसको हटाकर किसमें कर दिया गया, समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। यदि बात करें किसके द्वारा किया गया, जब प्रधानमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976, है ना। चलिए आगे बात करेंगे। जैसे कि अभी हमने जाना कि भैया यदि आपसे पूछे कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो मैंने आंसर आपको बता दिया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार, आरटीई एक्ट 2009 की यहाँ पर बात की जा रही है, इसे सम्मिलित किया गया। कौन से जो आपका अधिनियम है जिसमें संशोधित किया गया था, तो ये आपका पहला विकल्प हो गया। दूसरा है 86वां संशोधन अधिनियम 2002, 74वां संशोधन अधिनियम 1992 या फिर 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। विकल्प वही है लेकिन प्रश्न यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, काफी बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर दे दिया होगा। आंसर होगा आपका 86वां संशोधन अधिनियम 2002। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि भैया ये संशोधन किया तो इसमें क्या किया। तो इसमें जो संशोधन किया इसमें क्या है भैया, तो इसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको आपको क्या करना होगा, मुफ्त शिक्षा देनी होगी, अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। और इसमें एक अनुच्छेद भी जोड़ा गया है, वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 21 ए। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस अधिकार को अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया है। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये काफी बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे हम बात करेंगे भैया आरटी एक्ट 2009 कब लागू हुआ। देखिए यहाँ पर 8वें प्रश्न पर आपके आरटी ही प्रश्न शुरू हुए हैं। उसके पहले जितनी भी लोगों ने कोशिश की थी, जितने लोगों ने बल दिया, वो सारी चीजें मैं आपको 7वें प्रश्न तक बता चुका हूं। अब यहाँ पर आरटी एक्ट 2009 लागू हो चुका है, उससे संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे, है ना। तो कब लागू किया गया भैया, 20 जुलाई 2009, 4 अगस्त 2009, 26 अगस्त 2009 या फिर 1 अप्रैल 2010। देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि 2009 लिखा है तो इसका 2009 आंसर होगा। वैसे तो सभी बच्चों को पता है, फिर भी जिन बच्चों को यदि यहाँ पर लग रहा है कि 2009 होगा तो आप गलत हैं, है ना। क्या होगा भैया, लागू जब किया गया था, ये किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, है ना। इसका कंफ्यूजन दूर करूंगा आगे मैं आपको। तो पहले हम बात कर लेते हैं भैया 1 अप्रैल 2010 को ही क्यों किया गया। क्यों किया गया, मैंने क्या बताया था भैया, जनक कौन है इसके और उन्होंने कब की थी शुरुआत, तो 1910 में की थी, याद रखिएगा, है ना। कृष्ण गोपाल गोखले की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इनके 100 साल पूरे हो गए थे 2010 में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ये उनके सम्मान में अप्रैल में, यहाँ पर देखिए ये जरूरी नहीं कि अप्रैल, यहाँ पर जो सन है उसको ध्यान में रखते हुए ये इतना बड़ा फैसला लिया गया। किसके द्वारा लिया गया, कब लिया गया, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो भैया आंसर क्या होगा हमारा कि आरटी एक्ट 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं कि भैया इसको राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा, जो कि तब राष्ट्रपति थी, 2009 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा ने आरटी को पारित किया था। सीधा सीधा पूछे कि भैया आरटी को राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 20 जुलाई 2009। कब, 20 जुलाई 2009 को, जो कि विकल्प में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। विकल्प ऊपर थे, 4 विकल्प मैंने आपको बताए थे, इसी में से 4 विकल्प मेरे द्वारा रखे गए थे, तो याद रखिएगा। और लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा ने जो पारित किया था, पहले जाता है आपका राज्यसभा के पास, राज्यसभा के बाद आता लोकसभा। तो लोकसभा में जो पारित हुआ था आरटी,
वो 4 अगस्त 2009 को हुआ था। ये तारीख और सन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा की तारीख अलग है और लोकसभा की तारीख अलग है। उसके बाद जब राज्यसभा और लोकसभा में ये चीजें पारित हो जाती है, उसके बाद कहां पर जाती है फाइल, राष्ट्रपति जी के पास जाती है। यदि वो उस पर साइन कर देती है तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर बात करें कि भैया इनके द्वारा कब किया गया था पारित, श्रीमती प्रतिभा पाटिल उस समय राष्ट्रपति थी आपकी 2009 में। तो याद रखिएगा इनके द्वारा 26 अगस्त 2009 को इसको पारित कर दिया गया था। उसके बाद कुछ समय होल्ड रखा था, क्यों रखा था मैं आपको बता चुका हूं। कब इसको लागू किया था, तो 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। नवा प्रश्न है आपका, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया, किसके द्वारा अधिनियमित किया गया भैया? अभी हमने देखा 8वें प्रश्न में, लोकसभा द्वारा भी किया गया भैया, राज्यसभा द्वारा भी किया गया, भारत के संसद द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर दो आंसर तो हो नहीं सकते। अब आंसर क्या होगा भैया आपका? भारत की संसद द्वारा, क्योंकि उसमें ही आपकी लोकसभा आ जाएगी, राज्यसभा जाएगा, राष्ट्रपति, सारी चीजें आपकी संसद में आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा आपका? भारत की संसद द्वारा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यहां पर देख लेते हैं, जो कि अभी मैं आपको बता चुका हूं, सारी चीजें तीनों चारों चीजें मैं आपको बता चुका हूं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया भारत की संसद द्वारा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में आरटी एक्ट कब लागू किया गया, हमने कब लागू किया, कब पारित किया, सारी जानकारी आपको दे चुके हैं। अब राजस्थान की ओर चलते हैं भैया। राजस्थान सरकार द्वारा ने भी तो आरटी एक्ट लागू किया था, लेकिन वहां पर अंतर अलग है। यानी कि हम देखें भैया, उनके द्वारा किया गया था 1 अप्रैल 2010 को केंद्र द्वारा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है भैया। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का आपका अलग होगा, क्योंकि उनके द्वारा बाद में की गई। बाद में कब की गई वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर 1 अप्रैल 2010, पहले विकल्प देख लेते फिर आंसर देखेंगे। 5 अक्टूबर 2010, 29 मार्च 2011 या फिर 1 अप्रैल 2011 कब की गई? तो भैया जब केंद्र द्वारा कर दिया गया था उससे 1 साल बाद किया गया। 1 साल बाद मतलब याद रखिएगा डायरेक्टली 1 अप्रैल 2011 आपको याद रखना है। इसे पारित किया था 1 अप्रैल 2011। यदि आपके मन में 29 मार्च 2011 आ रहा हो तो वो गलत है, क्योंकि उसमें संशोधित किया गया था, कुल संशोधित हुआ था। इसमें मैं धारा बताऊंगा किस धारा के अंतर्गत हुआ था, वो सारी जानकारी आपको देंगे। 29 मार्च 2011 को क्या किया था, इनके द्वारा संशोधित किया गया था। लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2011 को। तब वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत जी थे। मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं भैया। राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को आरटी में संशोधन किया। अब यहाँ पर बात आती कि भैया इनके द्वारा कैसे संशोधन किया, ये तो केंद्र सरकार द्वारा इसको पारित किया गया था। तो एक धारा है आपकी, धारा 21, क्या है भैया उसके अंदर? धारा 21, जैसे कि हमने बताया था 38 धाराएं हैं टोटल इसमें, उसमें धारा 38 में कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन किया गया है इसमें। और राजस्थान ने, मतलब कहने का मतलब है कि इस धारा के अंतर्गत, है ना, इनके द्वारा इसमें कुछ संशोधित किया गया और फिर उसको लागू किया और इनकी खुद की इन्होंने आरटी बनाई। कैसे बनाई भैया? कब? 1 अप्रैल 2011 में राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। और राजस्थान में आरटी का नाम क्या रख दिया गया? आरटी अधिनियम 2011। यदि सीधा सीधा पूछे कि वहां पर क्या नाम है राजस्थान में, तो वहां पर 2009 नहीं है, है ना। क्या है? आरटी अधिनियम 2011। ये आपको पता होना चाहिए। किस धारा के अंतर्गत? धारा 21, विद्यालय प्रबंधन समिति का इसमें पूरा वर्णन किया गया है। और इसी के तहत राजस्थान में 10 मई 2011 को विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन हुआ। यदि यहाँ पर गठन पूछे किसका? विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। इसका गठन कब हुआ था? तो भैया इसका गठन हुआ था 10 मई 2011 को। ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरटी एक्ट 2009 बच्चों के अधिकार को रिक्त स्थान तक निःशुल्क के लिए शिक्षा सुनिश्चित करता है। कितने से कितने वर्ष तक? सीधा सीधा पूछा गया है, जिसके बारे में सभी को पता है। 3 वर्ष से 18 वर्ष, 6 वर्ष से आपका 14 वर्ष, 6 वर्ष से 22 वर्ष, या फिर 6 वर्ष से 18 वर्ष। यहाँ पर किसी प्रकार का किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, सभी को पता है भैया 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को आपको निःशुल्क शिक्षा देनी है, अनिवार्य शिक्षा देनी है। तो बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा भैया। यहां पर पूछा गया था सीधा सीधा कि भैया बच्चों के अधिकार को रिक्त स्थान तक निःशुल्क के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना है। तो आपका आंसर क्या था? बी वाला, है ना, 6 से 14 वर्ष। लेकिन यदि वहां पर थोड़ा सा
डिफरेंस प्रश्न पूछ लिया जाए, दिव्यांग बच्चों के बारे में पूछे तो यहाँ पर आपका आंसर बदल जाएगा। दिव्यांग बच्चों के अधिकारों को रिक्त स्थान तक निःशुल्क के लिए शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो 3 वर्ष से 18 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष, 6 वर्ष से 22 वर्ष या फिर 6 वर्ष से 18 वर्ष। जैसा कि हमने देखा अभी कि हमने बात की थी भैया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, लेकिन कोई दिव्यांग बच्चा है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर बदल जाएगा। क्या होगा भैया, आपका यहाँ पर 4 साल बढ़ जाएंगे। 14 और 4 कितने होते हैं, 18 होते हैं। 6 से 18 वर्ष कहां पर है, फोर्थ वाले विकल्प में। दिव्यांग बच्चों के अधिकार के लिए जो उम्र रखी गई है वो 6 से 18 वर्ष रखी गई है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। यहाँ पर आपको सीधा सीधा पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के द्वारा भैया 6 से 14 वर्ष का जो हमने देखा आरटी 2009 पढ़ा, तो इस सारे अनुच्छेदों से घिरे हुए हैं, सारे धाराओं से घिरे हुए हैं, है ना, इनके अंतर्गत ही सारी चीजें को रखा गया है। तो किसके बारे में बताया गया भाई, अनुच्छेद 45, 42, 21 या फिर अनुच्छेद 51 बी। तो जहां तक मुझे लगता है ये कोई सा भी बच्चा गलत नहीं करेगा, क्योंकि काफी बार इस प्रश्न को पढ़ा हुआ। अनुच्छेद 21 ए आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या हुआ था भैया, संशोधन हुआ था। पहले तो किसमें हुआ था, आपके 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में संशोधन हुआ था। क्या हुआ था, इसमें 6 से 14 वर्ष की सभी बालकों को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आपको देनी होगी। और इसको किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था, तो इसको अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया था या फिर शामिल किया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, और जहां तक मुझे लगता है भारत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला कौन सा देश है, तो मुझे जहां तक लगता है इस प्रकार का प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए भारत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला कौन सा देश है भैया, 130वां, 35वां, 40वां या फिर 45वां। तो सभी को पता होना चाहिए कि हमारा देश 2009 में इसको पारित किया था, तो 135वां देश बना था। कौन सा बना था, 135वां देश। पहला देश कौन सा था भैया, तो वो निकल के आता नॉर्वे, है ना। नॉर्वे द्वारा प्रथम देश है ये जो भारत जो कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला देश पहला नॉर्वे है। और हमारा भारत किस नंबर पर आता है, 135वां नंबर आता है देश का, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं भैया, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ यहाँ पर बताना है कि भैया इसका अर्थ क्या होता है, इसमें क्या होता है। भैया पहली कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा इसमें दी जाती है। प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, 5वीं से 12वीं तक कक्षा की शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, वैसे तो सभी बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको इसका बारे में बताऊंगा कि पहली कक्षा में जब बच्चा आता है तो वो कितने साल का होता है, तो 6 साल का होता है ना। कितने साल का होता है, 6 साल का। दूसरी कक्षा में 7 साल का, तीसरी कक्षा में 8 साल का। ऐसे करेंगे तो आप 14 तक पहुंचेंगे तो वो कहां तक पहुंच जाएगा भैया, 8वीं कक्षा तक पहुंच जाएगा। और आंसर क्या होगा आपका, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की इसमें शिक्षा दी जाती है। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और साल तो मैं आपको बता ही चुका हूं, इस एक्ट के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितने अध्याय हैं। यहाँ पर अध्याय के साथ साथ मैं आपको धाराएं और अनुसूची के बारे में बताऊंगा, वो भी प्रश्नों के माध्यम से। यदि मैं एक साथ आपको यदि बताने लगा तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगा, आप बोर महसूस करेंगे, बोरिंग महसूस करेंगे। आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि कहाँ ये वीडियो देख रहा हूं मैं, है ना, याद ही नहीं हो रहा कितने अध्याय है, कितनी धाराएं है, कितनी अनुसूची। अनुसूची तो वैसे एक ही है ना। तो यदि आपको एक साथ बता दिया तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन होंगे, कहीं ना कहीं आपका दिमाग खराब होने लगेगा। तो हम हर एक प्रश्न में 2 से 3 धाराएं आपको बताएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर वर्तमान में जो जितनी अध्याय है, जैसे कि 8, 7, 5, 6, तो कितनी अध्याय है, 7। तो 7 अध्याय में एक साथ आपको बताऊंगा। उसके बाद प्रश्नों के माध्यम से आपको धाराएं बताऊंगा 2-2, 3-3 करके, तो आपको कहीं ना कहीं वो याद हो जाएगी और आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। कितने अध्याय बताए गए, 7 अध्याय, है ना भैया। आपके आरटी एक्ट में कितने वर्तमान में तो 7 अध्याय हैं। धाराएं कितनी बताई गई, 38, और अनुसूची कितनी है, 1 अनुसूची है। इन तीनों को याद कर लीजिएगा, 7 अध्याय, 38 धाराएं
और एक अनुसूची। अब बात करते हैं इन 7 अध्यायों की। भैया अध्याय 1 में क्या कहा गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कौन सी धाराओं के अंतर्गत ये अध्याय आते हैं या फिर कौन सी धारा इसमें लगी हुई है। तो अध्याय 1 की बात करें तो इसमें जो आरटी की प्रस्तावना है या फिर इसका प्रारंभ बताया गया है कि भैया इस आरटी का किससे क्या गठन किया गया, क्या क्या उसमें धाराएं लगाई गई, सारी चीजें इसमें आपको प्रस्तावना और प्रारंभ में बता दी गई है। तो ये जो अध्याय 1 है कौन सी धारा के अंतर्गत है, ये धारा 1 के अंतर्गत रखा गया है इसको। अध्याय 2 की हम बात करें तो भैया इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बात की गई है अध्याय 2 में, और ये धारा 3 से 5 तक आपको मिल जाएगी। अध्याय 3 की हम बात करें तो समुचित सरकार, चाहे वो स्थानीय प्राधिकरण हो, माता पिता के कर्तव्य हो, ये सारी चीजें आपको अध्याय 3 में देखने को मिलेगी। और कौन सी धारा में, धारा 6 से 11 में, है ना। अध्याय 4 की हम बात करें तो भैया विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व यहाँ पर बताए गए अध्याय 4 में, और ये धारा 12 से 28 तक बताए गए। धारा की हम बात करें तो अध्याय 5 की हम बात करें तो भैया प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे समय पर पूरा करना, ये अध्याय 5 में ये बात कही गई है। और ये धारा जो बताई गई है, ये धारा 29 व 30 में इस बात का जिक्र किया गया है। छठे और 7वें अध्याय की हम बात करें तो बालकों के अधिकार का संरक्षण इसमें बताया गया है अध्याय 6 में, और धारा 31 व 34 में इसकी बात, धारा 31 से 34 में इसकी बात की गई है। अध्याय 7 की हम बात करें तो भैया इसमें प्रकीर्ण और जो अन्य मुख्य बातें हैं वो 35 से 38 में बता दी गई है। तो धारा 1 से हम चले थे, धारा 38 यहाँ पर खत्म हो गई, अध्याय 7 यहाँ पर खत्म हो गए, है ना। तो 1 से 7 तक अध्याय और कौन सी धारा में इनको रखा गया है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक की यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी बताई गई है, 200 से अधिक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चों के यहाँ पर संख्या पर निर्भर करता है कि कितने शिक्षक होने चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया भैया 200 से अधिक यदि विद्यार्थी है तो उसमें कितने आवश्यक अनुपात होंगे, यानी कि कितने पे कितने विद्यार्थी होंगे, अनुपात यहाँ पर पूछा गया है। तो विद्यार्थी अनुपात में शुरू से आखिर तक आपको बताऊंगा। यहाँ पर पहले हम आंसर जान लेते हैं कि 30, 40, 45 या फिर 50। तो जब 200 से अधिक बच्चे होते हैं तो वहां पर बात की जा रही है, तो वहां पर होंगे 1:40, यानी कि 40 विद्यार्थियों पे कितने होंगे, 1 शिक्षक होंगे। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा आपका, 40 होगा, है ना। क्या होगा, 40 होगा। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा समझाने की आपको कोशिश की है, तो समझिएगा। यदि आपसे 200 से अधिक विद्यार्थी के बारे में पूछे तो जो वहां पर सामान्य अनुपात निकल के आता है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार, तो वो निकल के आता है 1:40। कितना होता है, 1:40 होता है। यदि आपसे अलग अलग पूछ ले वे प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात कितना होता है, तो 30 बच्चों पर 30 विद्यार्थी पर कितना होगा, 1 शिक्षक होगा, है ना। और यदि उच्च प्राथमिक विद्यालय के बारे में पूछ ले तो यहाँ पर अध्यापक छात्र अनुपात कितना होगा, तो 35 छात्रों पर कितना होगा, या फिर 35 विद्यार्थी पर 1 छात्र, सॉरी 1 शिक्षार्थी होगा, सॉरी 1 अध्यापक होगा, है ना। 1:35, 35 बच्चे होंगे और 1 शिक्षक होगा। और यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के बारे में पूछे तो 30 विद्यार्थी होंगे और 1 शिक्षक होगा। ये बदल भी सकता है। कैसे बदलेगा भैया, जब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1:30 की हमने बात की थी। प्राथमिक शिक्षक के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं। तो यदि संख्या 30 से 60 हुई, जाहिर सी बात है शिक्षक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 60 विद्यार्थी है तो वहां पर 2 अध्यापक हो जाएंगे। 61 से 90 तक यदि बच्चे हैं तो 3 हो जाएंगे। 91 से 120 है तो 4 हो जाएंगे। यहां तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी समस्या है। कैसे समस्या है, समस्या नहीं है, यानी कि आपको याद रखना है 121 से 200 तक यदि विद्यार्थी हैं तो उसमें अध्यापक कितने होंगे, 5 होंगे। लेकिन 121 से 200 तक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में 150 भी आता है भैया। तो 150 से अधिक यदि आपके स्कूल में विद्यार्थी हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, एक कौन जुड़ जाएगा, प्रधानाध्यापक जुड़ जाएंगे, और 5 शिक्षक तो आपके है ना। उसमें नियमित प्रधानाध्यापक हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि 150 से अधिक यदि विद्यार्थी होंगे तो 1 नियमित प्रधानाध्यापक और साथ में 5 अन्य अध्यापक होंगे, तो टोटल 6 शिक्षक और
से शिक्षक आपको वहां पर पढ़ाएंगे है ना, विद्यालय में। किस विद्यालय की बात की जा रही है? प्राथमिक शिक्षक की बात की जा रही है। यहाँ पर बात करें धारा 25 में, ये हमने जितना भी अभी आपके सामने बखान किया, वर्णन किया, ये किस धारा के अंतर्गत, किस धारा में इस चीजों को बताया गया है? तो धारा 25 में इसका जिक्र किया गया है। इसमें अध्यापक विद्यार्थी अनुपात का वर्णन किया गया है। सीधा सीधा पूछे भैया अध्यापक विद्यार्थी अनुपात का वर्णन किस धारा में किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए धारा 25 में, जो कि जितना भी मैंने आपको बताया ये सब इसी के अनुसार ही रखा गया है, इसी के अनुसार ही बताया गया है। तो धारा 25 आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ेंगे कि भैया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, प्राथमिक विद्यालयों में सत्र कार्य दिवस कितने होते हैं? एक आपसे पूछा जाता है साप्ताहिक, है ना, और एक पूछा जाता है सत्र कार्य का मतलब होता है एक साल में, है ना। इस पर विशेष ध्यान देना है कि मुझे साल में पूछा है कि साप्ताहिक पूछा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक साल के बारे में पूछा गया है, 180 दिन, 200 दिन, 220 दिन या फिर 250 दिन। तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के बारे में बताऊंगा, साथ में उच्च प्राथमिक विद्यालय के बारे में बताऊंगा। पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। यदि यहाँ पर घंटे के बारे में यहाँ पर विशेष ध्यान ये भी देना है कि किसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर घंटे के बारे में नहीं, दिवस के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के बारे में पूछे तो वो कितने होंगे? 200 दिन होंगे। यदि यही प्रश्न उच्च प्राथमिक विद्यालय के बारे में पूछे तो कितने हो जाएंगे आपके? 220 दिन हो जाएंगे। यदि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में घंटे पूछ ले तो घंटे हो जाएंगे आपको 800 घंटे पढ़ाना होगा, और यदि यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर में पूछ ले तो यहाँ पर 1000 घंटे हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय में सत्र कार्य दिवस एक वर्ष में 200 दिन आपको पढ़ाना होगा, साथ में कार्य घंटे कितने होंगे? 800 निर्धारित किए गए हैं। साथ में उच्च प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पर सत्र कार्य दिवस की बात करें तो 200 से 220 दिन यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। साथ में कार्य घंटे कितने होंगे आपके? 1000 घंटे होंगे। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। क्या होगी भैया? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सभी बच्चों को इसका आंसर देना है, फटाफट बताइए, मैं नहीं बताऊं उसके पहले आंसर देना है। 4 शिक्षक होंगे, 5 शिक्षक होंगे, 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होंगे, या फिर 2 प्रधानाध्यापक और 6 शिक्षक होंगे। मैंने आपको क्या बताया था? 150 से अधिक यदि बच्चे हैं तो क्या होगा? तो यहाँ तो 150 से क्या 200 छात्र हो जाएंगे। तो इसमें क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए, कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। पहले सभी को वीडियो को पुश कर लीजिए, मैं आंसर बताने वाला हूं। यदि आपने नहीं बताया तो वीडियो को रोक दीजिए, आंसर दे दीजिए, उसके बाद सुन लीजिएगा क्या आंसर मैंने बताया है। तो क्या बताया था मैंने? 150 से अधिक हो, या फिर 200 छात्र हो, या फिर इससे अधिक हो, तो कितने होंगे? उसमें 5 शिक्षक होंगे, लेकिन साथ में उसमें क्या होगा? एक प्रधानाध्यापक भी होगा, है ना। तो क्या होगा? इसका सही आंसर आपका तीसरा वाला होगा, जो कि मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। टोटल कितने शिक्षक हो जाएंगे? 6 शिक्षक यहाँ पर आपके हो जाएंगे, है ना। चलिए, यहाँ पर सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। यदि आपको एक बार और पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। किस धारा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को पास के विद्यालय में ही निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी? यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे कि आपने देखा होगा भाई, आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत 1 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर, ये आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया? धारा के बारे में पूछा गया। अब धारा कौन सी भैया जिसमें ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष बालक बालिकाओं के पास के विद्यालय में ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? कौन सी धारा है? अब धाराएं आपकी चालू हो चुकी हैं, हम 1 से शुरुआत करेंगे और 38 तक खत्म कर देंगे। अब धारा 3, 4, 5, 6 कौन सी होगी? तो याद रखिएगा हमेशा ये धारा 3 में बात कही गई। इसमें धारा 3 में अब हम धारा 3 को भी पढ़ेंगे, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, है ना। तो यहाँ पर देखिए धारा 3 क्या कहती है कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को पास के विद्यालय में ही क्या करा जाएगा? निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। कितने से कितने वर्ष? 6 से 14 वर्ष। धारा आपको याद रखना है, धारा 3 में बात कही गई है। धारा 4 में क्या कहा गया है कि विद्यालय को छोड़ चले बालकों और विद्यालय से वंचित बालकों को, यदि जिसने विद्यालय पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ दिया है या कोई बच्चा वंचित है, आ नहीं रहा है, तो उसको क्या करना है? आपको पुनः विद्यालय से जोड़ना है, और बालक जिस आयु वर्ग में है उसे उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि 6 से 14 वर्ष की बात की जा रही है। यदि वो बच्चा 8 वर्ष का है, 10 वर्ष का है, 12 वर्ष का है, तो जो वर्ष में वो है उसी वर्ष के अनुसार उसको उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया 8 वर्ष का हो गया, 10 वर्ष का हो गया, फिर भी आप उसको पहली कक्षा में बिठा रहे, ऐसा आपको नहीं करना है। धारा 4 के अंतर्गत ये बात कही गई है। धारा 5 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए टीसी की बात कही जा रही है। भैया टीसी के ना होने पर भी,
यदि बच्चे के पास टीसी ना है तो भी आपको क्या करना है, विद्यालय में प्रवेश देना है, उसे वंचित नहीं करना है। यह धारा 5 के अंतर्गत बताया गया है। टीसी न देने वाले व्यक्ति और संस्था के विरुद्ध यहाँ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये भी धारा 5 के अंतर्गत बताई गई है। यदि कोई विद्यालय, यदि आप का बच्चा, यदि आपको इसके बारे में पता नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई टीसी नहीं दे रहा है, कोई विद्यालय या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई संस्था, तो आप उसके विरुद्ध धारा 5 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। और विद्यालय छोड़ने के 7 दिनों के अंदर क्या करना है, बालकों को टीसी देना पड़ेगी। टोटल कितने, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। इसके अंदर अंदर क्या देना होगा, विद्यालय को टीसी देना होगा। ये धारा 5 बताती है। धारा 6 क्या बता रही भैया, आरटीई के लागू होने के 3 वर्षों के अंदर ऐसे स्थानों पर, यानी कि आरटीई एक्ट आपका 2009 में पारित हो गया, उसके अलावा जो 3 वर्ष है उसके अंदर क्या होगा, ऐसे स्थानों पर विद्यालय स्थापित करना होगा जहां पर क्या नहीं है, विद्यालय नहीं है। 3 वर्षों के अंदर ये काम करना होगा, ये धारा 6 बोलती है। और क्या होगा, मतलब कितनी दूर होना चाहिए स्कूल, तो प्राथमिक विद्यालय की पूछे तो प्रत्येक 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। 1 किलोमीटर क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय और 2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। ये धारा 6 कहती है। कौन सी धारा कह रही है भैया, धारा 6 कह रही है। ध्यान दीजिएगा, सारी धाराएं इंपोर्टेंट हैं। आगे हम बात करेंगे आरटीई की निम्न में से विशेषता कौन सी नहीं है। मैंने आरटीई आपको पढ़ा चुका हूं, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, उसी के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, आप आंसर अच्छे से दे सकते हैं। कि भैया 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग हेतु मुफ्त शिक्षा, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। प्राइवेट ट्यूशन का अंत, बिल्कुल अंत, यहाँ धारा भी मैं आपको बताऊंगा आगे, है ना, कौन सी धारा के अंतर्गत प्राइवेट ट्यूशन जो एक सरकारी टीचर है वो नहीं पढ़ा सकता, ये आगे हम चर्चा करेंगे। शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना का निषेध या फिर निजी विद्यालयों का प्रोत्साहन, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। फटाफट बताइए भैया क्या है। तो देखिए आरटी जो है ये निजी जो विद्यालय है इनका प्रोत्साहन नहीं करती है। तो डी वाला विकल्प क्या होगा, यहाँ पर शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना का निषेध भी इसमें आता है। वो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है ये भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है धारा 3, धारा 28 और धारा 17। क्यों लिखा हुआ भाई अलग अलग धारा, क्योंकि जो विकल्प में दिया हुआ है वो चीजें मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। पहला विकल्प यहाँ पर दिया हुआ था 6 से 14 वर्ष के बालक, तो ये धारा 3 के अंतर्गत आता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को पास के विद्यालय में ही निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो कि पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही था। ये किस धारा के अंतर्गत है, धारा 3 के अंतर्गत। सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, यानी कि वो जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाता है पैसे लेकर वो नहीं पढ़ा सकता। यह धारा कौन के किसके अंतर्गत आता है, धारा 28 के अंतर्गत ये बात कही गई है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार, है ना। धारा 17 क्या कहती है भैया, तीसरा वाला विकल्प आप देख सकते हैं, बालक को तो ना तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है उसको, और ना ही अपमानजनक जो शब्द होते हैं उसको भी आप नहीं बोल सकते या फिर काम में लिया जा सकता है। अपमानजनक शब्दों को काम में ना ही, है ना यहाँ लिखा हुआ, सॉरी मैं, ना ही अपमानजनक शब्दों को काम में लिया जा सकता है, ना उसको आप प्रताड़ित कर सकते हैं मानसिक रूप से, ना ही शारीरिक रूप से, और ना ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये धारा 17 बताती है, धारा 17 में इसका उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा धारा 17, धारा 28 और धारा 3, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। धारा यहाँ पर भी आपको धारा भी बताऊंगा मैं, है ना, लेकिन यहाँ पर धारा के अंतर्गत मात्र 3 ही कार्य आरटीई एक्ट 2009 कहती है कि भैया आप 3 ही कार्य कर सकते हैं, चौथा कार्य आप नहीं कर सकते। वो 3 कार्य कौन से हैं, कौन सा नहीं करना है, ये मैं धारा सहित आपको बताऊंगा। पहले विकल्प जान लेते हैं। 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपदा राहत कार्य में इनको लगाया जा सकता है। चुनावी संबंधित कार्य में इनको लगाया जा सकता है, चाहे वो कोई सा भी चुनाव, है ना। लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम में इनको नहीं लगाया जा सकता, ये काम इनके लिए नहीं है, ये काम नहीं कर सकते। याद रखिएगा ये आरटीई एक्ट 2009 कहती है। अब किस धारा के अंतर्गत है ये भी मैं आपको बता देता हूं भैया। धारा 27 कहती है कि अध्यापक को आप जनगणना में ले सकते हैं, आपदा प्रबंधन में ले सकते हैं, पंचायती चुनाव, है ना, कोई सी भी चुनाव हो, जैसे पंचायत राज चुनाव हो गया आपका, नगरीय चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के अलावा अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। ये आपका पहला कार्य हो गया, ये आपका दूसरा कार्य हो गया, और ये जो चुनाव है ये आपका तीसरा कार्य हो गया। तीनों काम कर सकती है। पल्स पोलियो काम जो पल्स पोलियो कार्यक्रम है इसमें भाग नहीं ले सकती, ये काम नहीं कर सकता एक शिक्षक, है ना। तो ये आपको ध्यान हो गया। ध्यान ये रखना है कौन सी धारा में, तो धारा 27 में,
है ना। एक एक दो दो धारा में हर प्रश्न में आपको बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगी, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। यहाँ पर बात करते हैं अब घंटे की, है ना। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह, जैसे हमने सत्र की बात कर ली, अब प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने होने चाहिए, 40 घंटे, 42, 45 या फिर 48। मुझे नहीं लगता है कि जो वीडियो ये देख रहे हैं उनको ये पता नहीं होगा, ज्यादातर बच्चों को इसके बारे में पता होगा। प्रति साप्ताहिक कार्य घंटे कितने होने चाहिए भैया एक शिक्षक हेतु, तो 45 घंटे उसको पढ़ाना होगा एक सप्ताह में, है ना। तो ये सभी को पता होगा, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए, इसके बारे में आपको बता चुका हूं, है ना। क्या बताया था मैंने आपको, एक तो आपका प्राथमिक विद्यालय का बताया था और उच्च प्राथमिक का बताया था। यदि प्राथमिक विद्यालय के बारे में पूछे तो वो 1 अनुपात कितना होगा, 30 होगा। उच्च प्राथमिक का पूछे तो 1 अनुपात 35 होगा। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि भैया प्रश्न में क्या पूछा गया, पहले क्या शिक्षक के बारे में पूछा गया, क्या अध्यापक के बारे में पूछा गया है, कुछ ऊपर नीचे करके भी आपको कन्फ्यूजन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले विद्यार्थी पूछा गया था, विद्यार्थी कितने होने चाहिए, 30 होने चाहिए। अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 30 अनुपात 1 कहां पर है, यहाँ पर बी में करेक्ट है। कभी विकल्प में 1 अनुपात 30 दे दे, है ना, या फिर 30 अनुपात 1 दे दे। तो आपको ये देखना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया, पहले क्या रखा विद्यार्थी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 30 अनुपात 1 और विकल्प देखकर आप चयन कर सकते हैं। कभी कभी इस प्रकार से विकल्प भी दे सकते हैं जहां पर आपका प्रश्न क्या होगा, उत्तर क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो इस बात पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न, आरटी अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है। यहाँ पर 5 से 12, 12 से 18, 7 से 15 या फिर 6 से 14। ये आपका रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सभी को पता है, मैं बता चुका हूं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आरटी 9 क्या करता है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो 6 से 14 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा में किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा और ना ही बालक को विद्यालय से निकाला जा सकता है, कौन सी धारा के अंतर्गत है, 16, 17, 18 या फिर इनमें से सभी धारा को एक एक करके बताऊंगा। पहले यहाँ पर आंसर को जान लेते हैं भैया, कौन सी धारा है जिसमें आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते 8वीं कक्षा तक, कक्षा 1 से 8वीं तक आप उसको फेल नहीं कर सकते। ये कौन सी धारा के अंतर्गत है, तो याद रखिएगा वो धारा 16 कहती है। क्या कहती है धारा 16, ये भी देख लेते हैं। वैसे आपको प्रश्न में बता चुका हूं, प्राथमिक शिक्षा में किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा और ना ही बालक को विद्यालय से निकाला जाएगा, यह धारा 16 कहती है ना। वहां पर धारा 17 भी दिया था, है ना, 18 भी दिया था, 19 भी दिया था। आगे हम बात करेंगे, पहले 17 की बात कर लेते हैं। 17 क्या कहता है भैया, इसके बारे में वैसे भी आपको बता चुका हूं कि बालक को तो ना आप शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं और ना ही उसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उसके ऊपर, है ना। ये कौन सी धारा कहती है, धारा 17 कहती है ना। अब 18 और 19 हम देख लेते, दोनों धारा आपके लिए नहीं है, आप नहीं पढ़ी है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूं भैया धारा 18 क्या कहती है। धारा 18 का कहना है कि आरटी अधिनियम लागू होने के बाद कोई भी विद्यालय सरकार की मान्यता के बिना संचालित और स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको मान्यता लेना जरूरी है। आपने देखा होगा, आपको यदि स्कूल चलाना है, यदि आप स्कूल चला रहे हैं विद्यालय, चाहे वो प्राइवेट हो, तो आपको क्या करना होगा, वहां पर मान्यता लेना होगी, है ना, यदि आपको उसको चलाना होता तो याद रखिएगा ये धारा 18 कहती है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपके साथ क्या हो सकता है, ये भी हम देख लेते हैं। यदि कोई विद्यालय मान्यता के बिना संचालित किया जा रहा है या मान्यता रद्द करने के बाद संचालित किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर प्रतिदिन 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि भैया या तो आपको मान्यता नहीं मिली है या फिर कुछ आपके डिफॉल्ट आया है और आपको उस मान्यता से रद्द कर दिया गया, तो उस स्थिति में भी आप स्कूल नहीं चला सकते, विद्यालय नहीं चला सकते। आपके विरुद्ध 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर 10,000 रुपए तक का आपका प्रतिदिन भी जुर्माना लगाया जा सकता है धारा 18 के अंतर्गत। धारा 19 क्या कहती है भैया, धारा 19 कहती है कि विद्यालय के भौतिक मापदंड का निर्धारण अर्थात आरटी अधिनियम लागू होने के 3 वर्षों के अंदर विद्यालय में निम्न भौतिक सुविधाएं होनी जरूरी है। यानी कि यदि आपने स्कूल खोला है ना, तो 3 वर्ष के अंदर अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, विद्यालय भवन तो होना ही चाहिए, साथ में 4 दीवारी पुस्तकालय होना चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, प्रधानाध्यापक कक्ष होना चाहिए, रसोई घर, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, बाल बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालय आदि, ये सारी सुविधाएं आपके लिए होनी चाहिए। ये कौन सी धारा कहती भैया, धारा 19 कहती है। यदि इसके मापदंडों के अनुसार विद्यालय नहीं है तो उसकी जो मान्यता यदि दी गई है या फिर देने वाले हैं तो उसकी मान्यता जो है वो निरस्त कर दी जाएगी, ये धारा 19 कहती है ना। अगला प्रश्न, आरटी
अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य के निर्धारित घंटे कितने होंगे? ये मैं आपको बता चुका हूं, रिपीटेड प्रश्न है ये, आपका रीट एग्जाम में 2 बार यानी कि रिपीट हुआ प्रश्न है रीट एग्जाम में, है ना। तो मैं आपको बता चुका हूं, क्या आंसर बताया था, 45 घंटे। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भैया बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? 4 विकल्प है, उसके अनुसार आपको आंसर देना है। चलिए आंसर पढ़ लेते हैं। अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, बिल्कुल प्रशिक्षण दिया जाता है भैया अध्यापकों को, किस प्रकार आपको पढ़ाना है बच्चों को। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, किसी भी प्रकार का बालक हो उसे आपको प्रवेश करवाना ही है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष के पश्चात, 14 वर्ष के पहले की बात की जाती है। मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में 14 वर्ष के पश्चात की बात नहीं की गई भैया इसमें, है ना। तो डी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बात करेंगे, शिक्षा का वर्णन किस भाग में किया गया है? इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आ सकता है। शिक्षा का वर्णन जो है किस भाग में? धारा 3, 4, भाग 4 का में, या फिर इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, भाग 3 में भी की गई है शिक्षा का वर्णन, भाग 4 में भी, भाग 4 का में भी की गई है, तो यानी कि इनमें से सभी। अब क्या की गई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लीजिए भैया, यहाँ पर भाग 3 में क्या कहा गया है? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A, जो कि हम आरटी एक्ट 2009 में पढ़ चुके हैं, इसमें शिक्षा का अधिकार बताया गया भैया भाग 3 में, है ना। याद रखिएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। भाग 4 और भाग 4 का के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की बात की गई भाग 4 में, है ना। भाग 4 का में भी आपकी शिक्षा का वर्णन किया गया, अनुच्छेद 51 का में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा के बारे में बात की गई है। तो याद रखिएगा, शिक्षा के बारे में भाग 3 में बात की गई, भाग 4 में, और भाग 4 का में बात की गई है। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और साथ में ये अनुच्छेद भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 का, ये आगे में प्रश्न रखूंगा और रखा है मेरे द्वारा, और आपको आंसर देना है पहले। अनुच्छेद 21 से याद रखना है, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का, ये तीनों ही शिक्षा की बात करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? वो कौन सा दायित्व है जो कि एक शिक्षक यानी कि अध्यापक को करना होगा? विकल्प पढ़ लेते हैं। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। यहाँ पर हम प्रश्न के बाद में कौन सी धारा के अंतर्गत पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल यहाँ पर विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। एक अध्यापक को, एक शिक्षक को पाठ्यक्रम का संचालन पूरा कराना होगा, बिल्कुल कराना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा कराना होगा, बिल्कुल निर्धारित समय पर ही पूरा कराना होगा, यानी कि इनमें से सभी। ये सारी बात किस धारा के अंतर्गत है ये भी हम जान लेते हैं। तो धारा 24, धारा 24 में कही गई है कि भैया अध्यापक के जो कार्य होंगे और कर्तव्य होंगे वो कौन कौन से होंगे, उसको क्या करना होगा एक शिक्षक को, एक अध्यापक को। तो समय पर विद्यालय आना और जाना होगा, निश्चित समय अवधि में पाठ्यक्रम को पूरा करवाना होगा, साथ में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार बालकों को शिक्षा प्रदान करनी होगी। ये कौन सी धारा कहती है भैया? धारा 24। सीधा सीधा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किस धारा के अंतर्गत अध्यापक के कार्य और कर्तव्य बताए गए हैं? तो धारा 24। कौन सी धारा? धारा 24, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आईटी एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? प्रशंसा, मान्यता, नियम व शर्तें, प्राधिकार। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूं भैया, एक विद्यालय आपको खोलना है ना, आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा? सरकार से मान्यता लेनी होगी, यानी कि ये प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, इसके बिना आप विद्यालय स्थापित नहीं कर सकते। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, किस धारा के अंतर्गत समुचित सरकार, ध्यान दीजिएगा, समुचित सरकार का यह भी कार्य तथा कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। हम आपको सीधा सीधा बता चुके हैं भैया, 6 से 14 वर्ष की तो बात कही गई है धारा में, और वो धारा भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर जुड़ गया है समुचित सरकार। इसमें आपकी राज्य सरकार भी आ गई, है ना, आपकी केंद्र सरकार तो है ही। तो ये कौन सी धारा में कही गई भैया? धारा 8, 9, 10 या फिर इनमें से सभी? कौन सी धारा में कही गई है? यदि आपको पता है तो आप आंसर बिल्कुल बता सकते हैं। धारा 8,
कौन सी धारा? धारा 8 में कही गई है। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ भी बोलूंगा फिर यहाँ बोलूंगा, समय खराब होगा। मैं यहाँ पर आपका बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना चाहता। आपने देखा होगा मैं फालतू बात नहीं करता हूँ, प्रश्न पढ़ता हूँ, आंसर बताता हूँ, है ना। यही सारा काम है मेरा। आप शुरू से आखिर तक मेरे वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं यही काम करता हूँ, है ना। धारा 8 क्या कहती है भैया? समुचित सरकार का यह भी कार्य तथा कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर समुच्च सरकार आ गई, यानी कि समुच्च सरकार का मतलब इसमें राज्य सरकार भी आ गई। लेकिन स्थानीय प्राधिकारियों की बात कर ली जाए, यदि प्राधिकार की पूछ ले भैया कि जो स्थानीय प्राधिकार है वहां पर, है ना, यह कार्य है कि बालक बालिकाओं के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। जो सरपंच वगैरह होते हैं, है ना, जो स्थानीय होते हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये धारा 9 के अंतर्गत है, ये 8 में नहीं आएगी। इसके लिए अलग धारा बनाई गई, धारा 9, है ना। स्थानीय प्राधिकारी जो होते हैं उनका ये कार्य है कि भैया बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें, है ना। धारा 10 क्या कहती है भैया? धारा 10 कहती है कि माता पिता का यहाँ कार्य है कि बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। ये माता पिता पूछ ले भैया, माता पिता का यहाँ कार्य है कि बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। यहाँ पर भी बालिका लिखा हुआ है ना, बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। ये कौन सी धारा कहती है? तो धारा 10 कहती है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। यहाँ पर बालिकाएं दोनों हैं, यहाँ पर बालिकाएं हैं और यहाँ पर भी बालिकाएं हैं। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। धारा 8, 9, 10 तीनों के बारे में आपको बता चुका हूं। इसी प्रकार से प्रश्न रखे हैं कि देखिए तीनों में एक ही प्रकार के प्रश्न है। मैंने धारा एक ही प्रकार की है, थोड़ा बहुत अंतर है, तो इस प्रकार से मैंने प्रश्नों को रखा है, विकल्पों को रखा है। तो आंसर क्या होगा आपका? धारा 8 होगा, है ना। निजी विद्यालय में भी कमजोर वर्ग के बालकों को सीटों में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा? निजी विद्यालयों की बात की जा रही, कमजोर वर्ग की बात की जा रही है, जो फीस नहीं भर सकते, है ना, जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, उनकी बात यहां पर की जा रही। 15, 20, 25 या फिर 30। तो हमेशा याद रखिएगा 25%। यदि कोई कक्षा आपने निजी विद्यालय खोला है तो उस कक्षा में 1 से 8 तक की यहाँ पर बात की जा रही है। 25% जो बच्चे होते हैं उसमें निःशुल्क होंगे, किसी भी प्रकार से वहां पर उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। 25% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये धारा किस में बात की गई है? धारा 12 में बात की गई है। निजी विद्यालयों में भी कमजोर वर्ग के बालकों को सीटों में 25% का आरक्षण दिया जाएगा। कितने प्रतिशत का? 25% का आरक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन आरटी में संशोधन कर सकती है? भाई राज्य सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय या फिर इनमें से सभी। तो हमेशा याद रखिएगा आरटी में संशोधन की बात की जा रही है, धारा की बात नहीं की जा रही है। क्योंकि धारा में जैसे कि आपने देखा होगा, वह राजस्थान सरकार ने धारा में परिवर्तन किया। उस धारा के अंतर्गत, है ना, अपना खुद का आरटी वही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको जब लागू किया वो तारीख अलग है, और उन्होंने वहां पर एक गठन किया था, वो चीज अलग है ना। लेकिन आरटी में कौन संशोधन कर सकता है? तो हमेशा याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती। कौन? केंद्र सरकार। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया की जाएगी? भैया यहाँ पर बताना है कौन सी धारा है जिसमें प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया की जाएगी। धारा 22, धारा 23, 29 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर होगा? 35 का। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि अभी तक मैं जो भी धाराएं बता रहा हूं उसमें पहला वाला विकल्प टच कर दिया कि भाई पहला वाला विकल्प होगा, नहीं, पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही नहीं होगा। धारा 29 होगी। धारा 29 क्या कहती है भैया? कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया की जाएगी, ये धारा 29 कहती है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। धारा 29, 22, 23 दोनों तीनों के बारे में हम जानेंगे। पहले यहाँ पर देखिए विशेष क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत आएगी? 29। इससे भी इंपोर्टेंट क्या है? प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। ये कौन सी धारा है भैया? धारा 29। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आएगी? अनुच्छेद 350 का। ये मैं इसके बाद ही ये प्रश्न पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा, आंसर आपको देना है। अनुच्छेद 350 का आपको याद रखना है। साथ में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का संचालन संविधान में वर्णित मूल्यों के आधार पर ही किया जाएगा। बालक के आंतरिक ज्ञान, आंतरिक शक्तियां और योग्यता को निर्धारण भी उसमें किया जाना होगा। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, उसके लिए जो बच्चा होगा, बालक होगा, उसके लिए अधिक अवसर आपको प्रदान करने होंगे। साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया, इंपोर्टेंट क्या है भैया? आईएमपी है, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। कौन से अनुच्छेद, कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा तो आपकी 29 हो जाएगी और अनुच्छेद हो जाएगा आपका 350 का। वहां पर मैंने धारा 22 और धारा 23 का
जिक्र किया था विकल्प में, तो धारा 22 क्या कहती है? विद्यालय के विकास योजना का जो प्रारूप है ये किसमें बनाया गया है? तो ये धारा 22 के अंतर्गत बनाया गया है। अध्यापक पद की योग्यता, जैसे कि आपके रीट एग्जाम हो गई है ना, राजस्थान में रीट होती है, यूपी में यूपी टेट होती है, इसमें जो योग्यता दी गई भाई आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, ये धारा 23 बात करती है। कौन सी धारा बात करेगी? धारा 23 ये बात करती है, उसी के अनुरूप आप फॉर्म भर सकते हैं। तो धारा 22 और धारा 23 के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आंसर में आपको इसके जस्ट बात पूछूंगा और आंसर आपको देना है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, यहाँ बात किस अनुच्छेद में कही गई है, ये क्यूज के तौर पर आपको आंसर बताना। भैया क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है, क्योंकि हाल ही मैंने इसका आंसर बताया है। 321, 150 का, 51 या फिर 350 का अभी मैंने आपको बताया। तो आंसर आपको सभी बच्चों को देना। देखिए कोई भी इसमें आलसी नहीं दिखाएगा, कमेंट खोलना है, आंसर देना। भाई क्वेश्चन नंबर 36 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, सभी को आंसर देना है ना। चलिए अगला प्रश्न, वैसे यहां पर आ ही चुका है विकल्प, लेकिन ये जो उत्तर मैं आपको बता रहा हूं, बता दिया वैसे तो मैंने, है ना, लेकिन इसके पहले देखना है, दे देना है, ऐसा नहीं कि उसमें देख के आंसर दे, है ना। इससे मेरा कोई घाटा नहीं होगा, इसमें आपका ही घाटा है। आपको देखकर आंसर नहीं देना, बिना देखे देना है ना। विकल्प पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार एवं अनुसूचना के द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठित की जाएगी? यहां पर ध्यान क्या देना है भैया, पूछा क्या गया, कौन सी सरकार द्वारा पूछा गया, तो केंद्र सरकार द्वारा पूछा गया। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये केंद्र सरकार भी करती है और राज्य सरकार भी करती है, और धारा दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो आपको ध्यान क्या देना है, कौन सी सरकार पूछी गई है, तो केंद्र सरकार पूछी गई है। केंद्र सरकार में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद होता है और आपका राज्य में राज्य सलाहकार परिषद होता है। लेकिन धारा आपको पता होनी चाहिए, धारा 33, 34 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए दोनों आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका बात करें धारा 33 में आपको केंद्र सरकार होगा और धारा 34 में क्या होगा, आपका राज्य सरकार होगा। तो आंसर क्या होगा सही आपका, धारा 33 होगा। यहां पर हम देख लेते हैं धारा 33 क्या कहती है और 34 क्या कहती है। धारा 33 कहती है भैया केंद्र सरकार एक अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठित करेगी, जिसमें अधिकतम संख्या जो सदस्य होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, 15 सदस्य होंगे, इसमें भी 15 होंगे। लेकिन अंतर क्या है, यहां पर केंद्र सरकार करेगी और धारा 34 में राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार एक अधिसूचना के द्वारा राज्य सलाहकार परिषद गठित कर सकती है, जिसमें 15 सदस्य होंगे। ये आपको पता होना चाहिए, धारा 33 और धारा 34, है ना। चलिए प्रश्न खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल प्रश्न खत्म हो चुके हैं ना। चलिए ये रहे आपके भैया 37 प्रश्न, मैंने 40 प्रश्न बोले थे, है ना, लेकिन आपको टोटल कितने प्रश्न मिले यहाँ पर 37। और मुझे नहीं लगता कि 40 क्या, ये जिस प्रकार से मैंने समझाया है 100 प्रश्न से ऊपर ही निकल गए होंगे। तो ये आपका रहा आरटी एक्ट 2009। ऐसे ही एनसीएफ 2005 का मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे ही आपका आरटी एक्ट 2009 का बनाया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा बहुत भी इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ समझ लायक चीज मैंने आपको बताई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है उसके बारे में, जो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।